Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक बार एक लड़की को दोनों मिल जाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी। तो ये एक लड़की मेरी ही किस्मत में होनी थी। मूवी की शुरुआत में हम सबसे पहले सारा अली खान यानी कि रिंकू को देखते हैं, जो कि अपने घर से भाग रही होती हैं और उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग उसके पीछे भी लगे हुए हैं और वह उसके घर वाले ही हैं। वो भागते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं और वहीं रेलवे स्टेशन में हम देखते हैं धनुष यानी कि विशु को, और वह उस स्टेशन पर अपने दोस्त के साथ उतर रहा होता है। और जब वो उतर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से रिंकू भागती हुई नजर आती है और यहाँ पर उसके घर वाले भी पहुंच जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन रिंकू यहाँ पर उनके ऊपर बोतलें फेंकने लगती है। तो विशु यहाँ पर उसे अकेला देखकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि ये बिहार है और यहाँ पर ऐसी चीजें होती ही रहती हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रिंकू भी यहाँ पर अपने घर वालों के सामने खुद को सरेंडर कर देती है। वह लोग रिंकू को अपने घर लेकर जाते हैं। आपको बता दें कि रिंकू के माता पिता नहीं है और वह अपने नानी के घर रहती है और यहाँ पर उसके नानी के घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान है रिंकू से, क्योंकि रिंकू ने अभी तक घर से 21 बार भागने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार पकड़ी जाती है। रिंकू की नानी उससे कहती है कि आज तुम्हारे माता पिता का श्राद्ध था और वो उससे उसके प्रेमी का नाम भी पूछती है, लेकिन हर बार की तरह रिंकू उन्हें कुछ भी नहीं बताती। और फिर क्या, हर बार की तरह रिंकू की नानी उसे चप्पलों से मारना शुरू कर देती है। रिंकू की नानी रिंकू से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर वालों से कहती है कि दो पैरों पर चलता हुआ जिंदा आदमी किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी जात का हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन वह सिर्फ बिहार के बाहर का होना चाहिए। हम रिंकू की शादी उसके साथ अगले 2-3 दिनों के अंदर ही करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं विशु को, जो कि खंबे पर चढ़कर अपनी गर्लफ्रेंड मैंडी से बात कर रहा होता है। दरअसल अगले 2 दिनों में विशु की मैंडी के साथ सगाई है और वो खंबे पर चढ़कर अपनी मंगेतर से इसी के बारे में बात कर रहा होता है। मैंडी जो है वो तमिलनाडु में रहती है, साथ ही वो एक तमिल है और विशु भी एक तमिल है। दरअसल सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस कॉलेज में विशु पढ़ता है उस कॉलेज के डीन की बेटी है मैंडी। यहाँ पर विशु अपना दोस्त, जिसे वो MS बुलाता है, उसका पूरा नाम मधुसूदन है, वो दोनों आपस में बात करते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी रिंकू के घर वालों की नजर मधुसूदन पर पड़ती है। उसे देखते ही वो उसे पसंद कर लेते हैं और रिंकू की शादी के लिए वह उसे उठाने के लिए कहते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि रिंकू अपने माता पिता के श्राद्ध की खीर पी रही होती है, लेकिन तभी वहीं पर रिंकू की शादी की बातें चल रही होती हैं। रिंकू जब वहां पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी आज ही है। यहाँ पर रिंकू कहती है कि अगर उसकी शादी उसके प्रेमी से नहीं हुई तो अपने सभी घर वालों को मार देगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिंकू जो है वो एक निडर लड़की है और जब वो ये सब बोलकर जा ही रही होती है तभी उसे वहीं पर चक्कर आने लगते हैं। दरअसल जिस खीर को रिंकू पी रही थी उस खीर में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी और इसी कारण रिंकू बेहोश हो जाती है। आगे हम ये देखते हैं कि रिंकू के घर वाले मधुसूदन को उठाने के लिए जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है और रिंकू को घर में बेहोशी की हालत में ही तैयार किया जाता है। रिंकू के घर वाले उसे उठा लाते हैं। जैसे ही वो बोरे को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मधुसूदन नहीं बल्कि ये तो विशु है। जैसे ही वो उसका मुंह खोलते हैं तो वो तमिल में बड़बड़ाने लगता है। उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और सभी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। विशु यहाँ पर शादी के लिए नहीं मानता तो वो लोग उसे लाफिंग गैस सुंघा देते हैं और विशु यहाँ पर हंस हंस के पागल हो जाता है। विशु यहाँ हंस तो रहा था लेकिन उसके आंसू भी निकल रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर मजबूर था, इसलिए उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर अगले ही सुबह वो लोग उन दोनों को ट्रेन में बिठाकर विदा कर देते हैं। रिंकू विशु से कहती है कि वो सूरवंशियों की फैमिली से बिलोंग करती है और वो इस शादी को नहीं मानती। विशु रिंकू को बताता है कि 2 दिन बाद मेरी सगाई है और जब ये बात मेरे घर वालों को पता चलेगी तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। रिंकू यहाँ पर विशु को कहती है कि तो फिर ठीक है, दिल्ली पहुंचने के बाद तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं अपने रास्ते। इसके बाद रिंकू विशु से उसकी मंगेतर के बारे में पूछती है और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने प्रेमी के बारे में बताने लगती है। साथ ही रिंकू यहाँ पर विशु को अपने प्रेमी का नाम भी बताती है, वो नाम जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। वो अपने प्रेमी का नाम बताती है सज्जाद अली खान। वो बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। साथ ही उन दोनों के साथ हम एक लड़की को भी देख पाते हैं और आपको बता दें कि सज्जाद एक जादूगर है। ट्रेन से उतरने के बाद जब वो रिक्शे में बैठते हैं तो विशु
उससे उसके प्रेमी के बारे में और कुछ पूछता है, जिस पर रिंकू बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी कहीं गया हुआ है जो कि 8-10 दिनों में आ जाएगा। अब यहाँ पर अकेली लड़की को विशु कहाँ पर छोड़ता, इसलिए वो उसे अपने साथ बॉयज हॉस्टल ले आता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद विशु ये सारी प्रॉब्लम अपने दोस्त मधुसूदन को बताता है और वो कहता है कि जब ये बात उसके घर वालों को पता चलेगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जिस पर मधुसूदन कहता है कि कोई प्रॉब्लम खड़ी ही नहीं होगी अगर तुम ये बात किसी को बताओ ही ना। इसके बाद वो रिंकू के पास जाता है और रिंकू को कहता है कि कल मेरी सगाई है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर भी रह सकती हो और चाहो तो मेरे साथ भी चल सकती हो। जिस पर रिंकू सगाई में साथ चलने के लिए तैयार थी। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तमिलनाडु के सीन को, जहाँ पर आज विशु और मैंडी की सगाई होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद रिंकू विशु के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती है। विशु यहाँ पर भागकर मधुसूदन के पास जाता है और मधुसूदन को कहता है कि वो ये सारा कुछ मैंडी को बता देगा। लेकिन एमएस उसे यहाँ पर मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है वरना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फिर आगे चकाचक सॉन्ग के दौरान मूवी आगे बढ़ती है और इसी सॉन्ग के दौरान मैंडी के हाथों विशु और रिंकू की शादी की एक क्लिप लग जाती है, जिसके कारण अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। मैंडी यहाँ पर ये बात सबको बता देती है और जब वो ये बात अपने पिता को बताती है तो उनके बीच एक झगड़ा होने लगता है। यहाँ एक तरफ सभी लोग झगड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रिंकू और एमएस आपस में बात कर रहे थे। तभी मैंडी के पिता की नजर रिंकू पर पड़ती है और वो रिंकू को खींचते हुए बाहर लेकर आते हैं और फिर विशु जोर से चिल्ला देता है, जिसके कारण सभी लोग पीछे हट जाते हैं। विशु मैंडी के पिता से कहता है कि हमारी शादी जबरदस्ती जरूर हुई थी, लेकिन है तो ये मेरी पत्नी ही ना। वो यहाँ पर मैंडी से भी माफी मांगता है। आगे हम देखते हैं कि विशु काफी ज्यादा सैड लग रहा था। वो सैड जरूर था लेकिन अब वो कहीं न कहीं रिंकू को पसंद करने लगा था। आगे जब वो हॉस्टल आ जाते हैं तो रिंकू उससे माफी मांगती है और वो विशु को कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और वही इस सब को ठीक करेगी। वो मैंडी को ये बातें समझाएगी कि उनकी शादी जबरदस्ती हुई है, लेकिन विशु यहाँ पर नहीं चाह रहा था कि अब मैंडी के साथ उसकी शादी हो, क्योंकि वह अब रिंकू को जानने लगा था। विशु यहाँ पर थोड़ा सैड हो जाता है और रिंकू के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन वो तमिल भाषा में बोल रहा था जिस वजह से रिंकू को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता है। थोड़ी देर बाद रिंकू विशु को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वो दौड़ते हुए उसके पास चली जाती है। अगले सीन में हमें नजर आते हैं अक्षय कुमार यानी कि सज्जाद अली खान, जो कि रिंकू के लवर हैं। ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से समझते हैं। थोड़ी देर बाद विशु अपने दोस्त एमएस से कहता है कि वो रिंकू को कह दे कि मैं रिंकू के बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं सर्जरी में काफी ज्यादा बिजी हूँ। साथ ही विशु उसे कुछ पैसे भी देता है रिंकू को देने के लिए। एमएस यहाँ पर विशु के इमोशंस को समझ पा रहा था क्योंकि वो उसका 5 साल से दोस्त था। दरअसल जब रिंकू ने विशु को प्रपोज किया था तब वहाँ पर एमएस भी खड़ा हुआ था और उसने वो सारी बातें सुन ली थी। यहाँ पर एमएस रिंकू से मिलने के लिए चला जाता है और विशु अपने मोबाइल में बार बार कुछ चेक कर रहा होता है। वो दरअसल एमएस का या फिर रिंकू का कोई मैसेज देख रहा था अपने मोबाइल पे। आगे हमें नजर आते हैं कि सज्जाद और रिंकू आपस में बैठकर चाउमीन खा रहे होते हैं और कुछ बातें भी कर रहे होते हैं। उसी बीच वहां पर एमएस आ जाता है। एमएस जो है वो आकर रिंकू से मिलता है। रिंकू एमएस को सज्जाद से मिलवाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि एमएस हमें भागता हुआ नजर आता है और वो भागकर सीधा विशु के पास जाकर पहुंचता है। वो विशु को बताता है कि मैं जब उन दोनों से मिलने गया तब रिंकू को तो सज्जाद नजर आ रहा था, लेकिन रिंकू ने जब मुझे सज्जाद से मिलवाया तो मुझे सज्जाद नजर ही नहीं आ रहा था। साथ ही वो ये भी कहता है कि मुझे लगा कि शायद मुझमें ही कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैंने किसी एक आदमी से भी पूछा कि यहाँ पर सामने बैठे हुए तुम्हें कोई आदमी नजर आ रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं बैठा। तब यहाँ पर मैंने कंफर्म कर लिया कि या तो ये किसी भूत से बात कर रही है या फिर रिंकू मेंटल हो चुकी है। इतना सुनते ही विशु एमएस के साथ रिंकू से मिलने के लिए जाने लगता है। साथ ही वो आपस में इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे, जिस पर एमएस उसे कहता है कि शायद ये उसकी ही इमेजिनेशन है जो कि सिर्फ उसे ही दिखती है। देन फाइनली उन्हें रेलवे स्टेशन पर रिंकू मिल जाती है। विशु रिंकू को कहता है कि हमारा अब तक डाइवोर्स नहीं हुआ है और जब तक वो नहीं होता है तुम्हें यहीं रहना होगा वरना उसे जेल जाना पड़ सकता है। रिंकू तो कहती है कि मैं तो तैयार हूँ यहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन तुम एक बार सज्जाद से पूछ लो, अगर वो रुकने को तैयार है तो मैं तो यहाँ रुक ही सकती हूँ। विशु को यहाँ पर सज्जाद से परमिशन मांगनी थी यहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन असल में सज्जाद तो यहाँ है ही नहीं, वह तो सिर्फ रिंकू को ही दिख रहा था। अब वो यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। विशु यहाँ पर थोड़ा सा दुखी था, लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा खुश था
कि रिंकू की लाइफ में कोई भी नहीं है, सज्जाद तो महज एक इमेजिनेशन है। अगले सीन में हमें एमएस और विशु आपस में बात करते हुए नजर आते हैं, जिस पर विशु एमएस से कहता है कि मेडिकल ने बहुत तरक्की कर ली है और अब हम उसका इलाज मेडिसिन से करेंगे। और फिर क्या अगले ही दिन से वो लोग रिंकू को मेडिसिन खिलाना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही वो रिंकू को मेडिसिन खिलाते हैं वैसे ही सज्जाद को जुकाम चालू हो जाता है। ये देखकर एमएस और विशु को लगता है कि शायद मेडिसिन काम कर रही हैं। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जब जब वो रिंकू को मेडिसिन खिलाते हैं तब तब सज्जाद के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। अब यहाँ पर 1 महीना हो चुका था रिंकू को मेडिसिन खिलाते हुए, लेकिन रिंकू पर यहाँ कोई भी बदलाव समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि उनका प्लान फेल हो चुका है, मेडिसिन से तो उसका इलाज कतई नहीं हो सकता। इसीलिए विशु यहाँ पर सैड होकर काफी ज्यादा शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद वो रिंकू के पास जाता है और फिर लिटिल लिटिल सॉन्ग के साथ ये मूवी आगे बढ़ती है और फिर उसी सॉन्ग के दौरान रिंकू जो है वो विशु को किस कर लेती है और ऐसा दिखाया जाता है कि ये सब चीजें सज्जाद देख लेता है। वो तुरंत ही टेरेस पर जाता है और वहां से कूदकर आत्महत्या करने को कहता है। दरअसल ये तो सिर्फ रिंकू को ही दिख रहा था और किसी को भी सज्जाद नजर नहीं आ रहा था। सज्जाद उसे कहता है कि वह मुंह से आग निकाल सकता है और जेब से खरगोश निकाल सकता है। विशु तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर सकता है? जिस पर विशु उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर तभी वो बोतल अपने सर में फोड़ लेता है। विशु कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन क्या सज्जाद मुझे ऐसा करने से रोक सकता है? वो यहाँ पर काफी सारी बोतलें अपने सिर पर फोड़ता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अगले दिन रिंकू हॉस्पिटल में विशु से मिलने के लिए आती है और विशु से माफी मांगती है। साथ ही वो उसे कहती है कि सज्जाद भी तुमसे माफी मांगना चाहता है। यहाँ पर सज्जाद भी उससे माफी मांगता है, जो कि सिर्फ रिंकू को ही नजर आ रहा था। एमएस और विशु को सज्जाद बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। रिंकू विशु से कहती है कि सज्जाद मुझे कल एक सरप्राइज देने वाला है। दरअसल वो ताजमहल को कल गायब करने वाला है और यही सरप्राइज वो तुम्हें भी देगा। देन यहाँ पर अगले दिन सभी लोग ताजमहल पहुंच जाते हैं और एमएस के कहने पर 500 रुपए देकर भीड़ भी इकट्ठा कर ली जाती है और उनसे कहा जाता है कि जब भी वो लोग तालियां बजाएंगे तो उन्हें भी तालियां बजानी है, जिसके बदले में उन्हें 500 रुपए दिए जा रहे हैं। जिसके बाद सज्जाद ताजमहल को गायब करने लगता है और जैसे ही वो ताजमहल को गायब करता है सारी भीड़ वहां पर तालियां बजाने लगती है। लेकिन रिंकू यहाँ पर देखती है कि ताजमहल जो है वो गायब नहीं हुआ है। इसी कारण रिंकू यहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो जाती है। हॉस्टल पहुंचने के बाद रिंकू विशु से कहती है कि ताजमहल तो गायब नहीं हुआ था, तो फिर लोगों ने क्यों तालियां बजाई? विशु कहता है तुम मेरी पत्नी हो, जब तुम तालियां बजाओगी तो मैं भी तालियां बजाऊंगा और तुम चाहोगी तो मैं सभी से तालियां बजवाऊंगा। इसके बाद सज्जाद रिंकू को बुलाता है और रिंकू को कहता है कि अब वो तुम्हारा हीरो नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा हीरो तो विशु बन चुका है। और तभी वह अपनी हाथों की नस काट लेता है। विशु को यहाँ पर सज्जाद तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तब भी वो उसे उठाकर ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है। यहाँ पर वो उसका इलाज तो नहीं कर पाता है, लेकिन एमएस विशु से कहता है कि हम रिंकू को कह देंगे कि हम सज्जाद को नहीं बचा पाए और शायद क्या पता इसी के साथ इसकी इमेजिनेशन यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन जब विशु रिंकू के पास जाता है तो वो रिंकू से कह देता है कि सज्जाद अब बिल्कुल ठीक है और तुम जाकर उससे मिल सकती हो। अगले सुबह सज्जाद जो है वो रिंकू को कहता है कि वो जापान जाने वाला है एक मैजिक शो के लिए। वहीं पर विशु आता है। विशु रिंकू से कहता है कि हमें डाइवोर्स पेपर पर साइन करना होगा, जिसके लिए हमें जल्द से जल्द कोर्ट चलना होगा। इसीलिए वो कोर्ट जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कोर्ट पहुंचने के बाद वो जैसे ही पेपर्स पर साइन करने वाले होते हैं, रिंकू वहां से भाग निकलती है और फिर उसके पीछे पीछे विशु भी जाता है और फिर विशु उससे पूछता है कि तुम क्यों भाग रही हो? तो रिंकू उससे कहती है कि उसे इस डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करने हैं। साथ ही वो कहती है कि उसे अपना लवर तो पसंद है, लेकिन उसे तुम भी पसंद हो। विशु रिंकू को कहता है कि अब बहुत हुआ, या तो तुम अपने लवर के साथ रह लो या तो फिर तुम मुझे चुन लो। आगे हॉस्टल पहुंचने के बाद रिंकू जो है वो विशु को कहती है कि उसका लवर जो है वो जापान जा चुका है, जिस पर विशु उसे कहता है कि ठीक है फिर हम भी जापान जाएंगे। जिसके बाद वो तुरंत ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल उन्हें जापान नहीं जाना था, उन्हें सिर्फ ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर सज्जाद आकर आसानी से रिंकू से मिल सके और उससे बातें कर सके।
साथ ही साथ विशु रिंकू से ये बात कहता है कि या तो तुम अपने लवर को पति बना लेना या फिर पति को लवर बना लेना और तभी वहां से वापस आना। यहाँ पर रिंकू रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वहां पर सज्जाद उससे मिलने आता है। यहाँ पर उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सज्जाद कोई और नहीं बल्कि वो रिंकू के पिता ही हैं और ये लड़की जो छोटी बच्ची है ये कोई और नहीं बल्कि रिंकू ही है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि रिंकू के माता पिता जो हैं वो आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उसके घर वाले इसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन फिर भी किसी की परवाह न करते हुए उन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी। कुछ ही सालों बाद उनकी एक बेटी होती है जो कि रिंकू होती है और कुछ ही दिनों बाद सज्जाद को जेल हो जाती है। सज्जाद के जेल से छूटने के बाद वह एक मैजिक शो करता है और उस मैजिक शो को रिंकू की माँ और रिंकू भी देखने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर रिंकू के माँ के घर वाले नकली केरोसिन को चेंज करके वहाँ पर असली केरोसिन रख देते हैं, जिसके कारण वह जब शो करता है और अपने ऊपर तेल छिड़कता है तो उस पर सच में आग लग जाती है और यह देखकर रिंकू की माँ भी उसके पास आ जाती है और फिर दोनों ही जल जाते हैं। इस हादसे में दोनों की ही मौत हो जाती है और ये सब रिंकू की आंखों के सामने हुआ था। सारी कहानी सज्जाद के मुंह से सुनने के बाद रिंकू को यह एहसास होता है कि रिंकू सिर्फ उसके लिए एक वहम है। दरअसल उस एक्सीडेंट के कारण रिंकू जो है इस हादसे से उभर नहीं पाई थी, इसीलिए सज्जाद उसे हर जगह नजर आता था। इसके बाद रिंकू जो है वो विशु से मिलने के लिए जाती है और देन फाइनली वो विशु से मिल गई थी और यहाँ पर होती है इस मूवी की हैप्पी एंडिंग। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। सो गाइज, इस मूवी का जैसा नाम है अतरंगी रे, इस मूवी की स्टोरी भी काफी अतरंगी है। आपकी क्या है राय इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के कैरेक्टर्स को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।